हेलो स्टूडेंट, टुडे एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल में आप लोग का स्वागत है। पिछला वीडियो लेक्चर में विद्युत रसायन की इंट्रोडक्शन क्लास जिसमें विद्युत रासायनिक सेल पढ़ चुके थे। आज हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। गैल्वेनिक सेल या इसी को विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं, वोल्टेज सेल भी कहा जाता है। तो गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। गैल्वेनिक सेल की कार्यप्रणाली रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है, किंतु ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं अप्रत्यक्ष रूप से भिन्न भिन्न पात्रों में होती है। ठीक है, ये जो गैल्वेनिक सेल है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और गैल्वेनिक सेल की कार्यप्रणाली रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है, किंतु इसमें जो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होता है ये प्रत्यक्ष रूप से भिन्न भिन्न दो पात्र में होता है। सर्वप्रथम इस प्रकार की सेल का निर्माण 1780 में लुइजी गैल्वेनी ने किया था। ठीक है, गैल्वेनिक सेल का निर्माण सबसे पहले 1780 में लुइजी गैल्वेनी ने किया था। अब इस सेल का आगे बढ़ाने का काम 1800 ईस्वी सन 1800 में एलेसेंड्रो वोल्टा द्वारा किया गया था। सन 1800 में एलेसेंड्रो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने, यानी कि एलेसेंड्रो वोल्टा द्वारा किया गया था। अतः इन्हें गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल कहते हैं। कौन सा सेल? गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। सर्वप्रथम 1780 में लुइजी गैल्वेनी ने इसका निर्माण किया। उसके बाद 1800 में एलेसेंड्रो वोल्टा द्वारा इसको आगे बढ़ाया। अतः इन्हें गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल कहा जाता है। गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल कहते हैं इसको। गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल कहा जाता है। अब इसमें जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है गैल्वेनिक सेल में, इसमें जेडेन की क्षण जिंक सल्फेट विलयन में तथा कॉपर की क्षण कॉपर सल्फेट विलयन में डुबा देते हैं। अभी इसको हम चित्र के द्वारा समझेंगे इसको। तो जो इलेक्ट्रोड उपयोग में लाया जाता है, एक होता है जिंक का राड और दूसरा जो होता है कॉपर का राड। जो जिंक का राड होता है उसको जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है और कॉपर का जो राड होता है उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा दिया जाता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच एक धारामापी तथा परिवर्ती प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जो दोनों विलयनों को एक लवण सेतु से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसको ये जो दोनों जिंक और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड होता है उसको धारामापी, इसको वोल्ट मीटर भी कहते हैं, इससे जोड़ देते हैं और दोनों विलयन को एक सॉल्ट ब्रिज जिसको कहा जाता है लवण सेतु से जोड़ दिया जाता है। इसका जो सेल का जो प्रदर्शन होता है वो इस प्रकार से होता है। जेडेन ये सॉलिड रहता है। ठीक है, उसके बाद जेडेन SO4 यानी जलीय विलयन में एक्वस में होता है ये। ठीक है, जेडेन जिंक सल्फेट, उसके बाद में लवण सेतु, यहाँ पर 1 मोल होता है। ठीक है,
1 मोल। इसमें लवण सेतु का जो काम करता है उसको डबल खड़ी लकीर में हम दर्शाएंगे लवण सेतु को। उसके बाद में कॉपर सल्फेट CuSO4, ये जलीय विलयन होता है इक्वस में AQ, और जो एक खड़ी लकीर उसके बाद 1 मोल यहाँ पर कॉपर हो है। इसका जो सेल का जो प्रदर्शन होता है इस प्रकार से होता है। ये यहाँ पर माइनस एनोड होता है, ठीक है, और इधर प्लस चार्ज, ये जो प्लस होता है कैथोड होता है, धन आयन कैथोड। और ये होता है लवण सेतु, यहाँ सॉल्ट ब्रिज जिसको कहते हैं। और ये अर्ध सेल ये भी अर्ध सेल, दोनों मिलके एक सेल बनाता है, ठीक है। अर्ध सेल जिंक सल्फेट, और यहाँ कॉपर सल्फेट जलीय विलयन रहता है, इधर कॉपर रहता है। ये यहाँ पर लवण सेतु, यहाँ अर्ध सेल, यहाँ अर्ध सेल। इसको हम चित्र के द्वारा समझेंगे। यानी इस सेल में 2 पात्र होते हैं। कितने पात्र होते हैं? 2 पात्र। मैं पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि सेल किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें 2 पात्र होता है इस सेल में, और एक में जिंक सल्फेट और दूसरे में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन भर देते हैं, ठीक है। पहले पात्र में जिंक का राड तथा दूसरे पात्र में कॉपर का राड डुबा देते हैं, और यह एक अर्ध सेल बन जाता है। हम इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। एल्यूमिनिक सेल में 2 पात्र होते हैं। हम इस प्रकार से बनाएंगे, 2 पात्र लेंगे। ये हो गया एक पात्र, और यहाँ दूसरा पात्र इस टाइप का। पहले पात्र में कॉपर सल्फेट यानी जिंक सल्फेट विलयन डालेंगे, और दूसरे पात्र में रहेगा कॉपर सल्फेट। ये हम भर दिए जिंक सल्फेट का विलयन, और यहाँ पर भर देते हैं कॉपर सल्फेट का विलयन। यहाँ जो राड लगाएंगे, जो इलेक्ट्रोड का काम करेगा, वो जिंक का राड रहेगा ऐसा, और यहाँ जो रहेगा ये कॉपर का राड, ये रहेगा Zn, और ये कॉपर का राड, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 पात्र लेंगे, एक में जिंक सल्फेट का विलयन डालेंगे और एक में कॉपर सल्फेट का विलयन डाल देंगे, ठीक है। ये जिंक सल्फेट का विलयन में जिंक का राड डुबाएंगे, और कॉपर सल्फेट का विलयन में कॉपर का राड डुबाएंगे, ठीक है। डुबा देते हैं। अब एक अर्ध सेल बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्रियाविधि को हम समझेंगे। जब जिंक सल्फेट को हम पानी में डुबाते हैं, यानी पानी में घोलते हैं जिंक सल्फेट को, तो क्या अभिक्रिया होगा? वहाँ पर जो जिंक सल्फेट है वो 2 आयन में टूट जाता है। कौन कौन सा आयन में टूटेगा? जिंक सल्फेट को हम पानी में डुबाएंगे, ठीक है। जिंक सल्फेट को जब हम पानी में घोलेंगे तो ये 2 आयनों में टूट जाता है। एक होता है जिंक 2 प्लस SO4 2 माइनस, या -2 भी बोल सकते हैं इसको, +2 और -2, धन आयन और ऋण आयन टूट जाता है। उसी प्रकार से अब जब हम पानी में कॉपर सल्फेट को घोलते हैं, इसको कॉपर सल्फेट को घोलेंगे तो ये भी 2 आयनों में 2 भाग में टूट जाता है। इसमें किसमें टूटेगा? कॉपर 2 प्लस, या फिर कॉपर +2 प्लस
SO4 माइनस, इसको हम 2 प्लस 2 माइनस भी लिख सकते हैं, इसको भी 2 प्लस 2 माइनस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है, ये जब हम जिंक को यानी जिंक सल्फेट को पानी में घोलते हैं तो दो आयनों में टूट जाता है, एक जिंक 2 प्लस प्लस सल्फेट 2 माइनस, या फिर इसको जिंक माइनस प्लस 2 प्लस सल्फेट माइनस 2 भी कह सकते हैं। और कॉपर सल्फेट को भी जब हम पानी में घोलते हैं तो ये भी दो भागों में टूट जाता है, दो आयन बनाता है, प्लस माइनस में कॉपर 2 प्लस और सल्फेट 2 माइनस, या फिर कॉपर माइनस प्लस 2 और सल्फेट माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर जिंक के रॉड को जैसे ही हम विलयन में डुबाते हैं तो एक रिएक्शन होता है, विलयन में जाते ही जिंक 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। कैसे होता है देखो, यहाँ पर ऑलरेडी ये Zn 2 प्लस है और SO4 2 माइनस है। यहाँ पर कॉपर ये 2 प्लस और SO4 2 माइनस है, या फिर इसको प्लस 2 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ वैसे यहाँ भी लिख सकते हैं, या फिर 2 प्लस और 2 माइनस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम Zn का जो जिंक का जो रॉड होता है उसको जैसे ही हम इस विलयन में डुबाते हैं, ये लो यहाँ पर जैसे ही डुबाएंगे, ठीक है, जैसे ही हम विलयन में डुबाते हैं तो एक रिएक्शन होता है। विलयन में जाते ही Zn क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। कितना इलेक्ट्रॉन दान करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है। इसके पहले हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो जिंक, ये जो मेटल है यानी धातु है, और यहाँ पर जो कॉपर धातु है। ठीक है, यहाँ पर इधर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होता है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ दान करता है, इलेक्ट्रॉन दान करना और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। यहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन दान करना और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है। उसी प्रकार जो कॉपर धातु है, ठीक है, ये जो कॉपर धातु है तो यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया होता है, रिडक्शन अभिक्रिया यानी अपचयन अभिक्रिया। रिडक्शन मीन्स अपचयन अभिक्रिया होगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और ऑक्सीकरण संख्या में कमी, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है। तो हम जो मैं क्या बता रहा था कि Zn का जो रॉड होता है उसको जैसे ही हम कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट के विलयन में जैसे ही हम डुबाते हैं तो एक रिएक्शन होता है। यहाँ पर एक रिएक्शन होता है, जैसे ही विलयन में जाता है Zn 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया यहाँ पर होता है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकाल देता है, और यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। यानी Zn जो है ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, और यहाँ Zn 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दान कर देता है। ठीक है, ऑलरेडी हम पानी में जैसे ही घोलते हैं Zn 2 प्लस और सल्फेट 2 माइनस रहता है। ठीक है, जैसे ही जिंक धातु का रॉड को इस जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं वैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान करता है, और यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण। ठीक है,
और जिस भी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा वह क्या होगा, एनोड होगा। वह क्या है, एनोड। यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। जैसे ही जिंक धातु को हम जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं, वैसे यहाँ पर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है और कौन सा अभिक्रिया होता है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जहाँ पर होगा, जिस भी इलेक्ट्रोड में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा वह क्या कहलाता है, एनोड। क्या कहलाता है, वो एनोड कहलाता है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या कहलाता है, एनोड। एनोड, ठीक है। और जब किसी भी इलेक्ट्रोड पर अगर रिडक्शन अभिक्रिया होता है तो वहां क्या होता है, कैथोड होता है। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, कैथोड। इधर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दान करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दान किया, यहाँ Zn 2 इलेक्ट्रॉन दान करके Zn2+ में हो गया, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हुआ, इसलिए यहाँ पर एनोड होगा। इस जिंक धातु में एनोड होगा। और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया होगा, और यहाँ पर कैथोड होगा। तो सबसे पहले इधर का देखते हैं, उधर का बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हुआ, अभी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब यहाँ एनोड होगा। जिंक धातु में क्या होगा, एनोड, ठीक है। तो जिंक जो राड है, विलयन में जाने के बाद Zn2+ घुलने लगता है। कैसे घुलता है, ये जो जिंक राड है, ये Zn है, ये विलयन में जैसे ही डुबाते हैं, ये Zn2+ में इसमें घुलना शुरू हो जाएगा। जो जिंक का राड है, इस जिंक सल्फेट के विलयन में क्या होगा, घुलना शुरू हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जो है विलयन में गति नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन विलयन में गति कभी नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, धातु में गति करता है, मेटल में गति करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Zn जब घुलने लगता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विलयन में गति नहीं करता है, वो यहाँ पर धातु में ही रह जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कि कहाँ रहता है, धातु में ही रह जाता है। और Zn राड में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह गया, देखो Zn राड में इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ऋण आयन हो जाता है, जिसके कारण एनोड पर ऋण आयन होता है। यहाँ पर ऋण आयन होगा, ठीक है। कौन सा आयन होगा, ऋण आयन। जब जिंक सल्फेट विलयन में जिंक के धातु को जब डुबाया जाता है तो कौन सा अभिक्रिया होता है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होता है। और ये जिंक धातु क्या होता है, एनोड होता है, ठीक है। जब इस जिंक धातु को जिंक सल्फेट विलयन में डुबाया जाता है तो ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दान करके Zn2+ हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये घुलने लगता है जिंक, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह जाता है, इसमें धातु में। इलेक्ट्रॉन कभी विलयन में गति नहीं करेगा। कहाँ गति करेगा, धातु में गति करेगा। इस चीज को ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करेगा, धातु में गति करेगा। इसीलिए जब जिंक धातु में इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा आयन हो गया, ऋण आयन। एनोड पर ऋण आयन हो गया। एनोड पर क्या हो गया, ऋण आयन। यहाँ काफी मात्रा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भर जाता है, काफी मात्रा में इलेक्ट्रॉन भर जाता है, और इधर काफी मात्रा में क्या होता है, जिंक इस विलयन में घुलने लगता है, ठीक है। और ये जो जिंक धातु है, इसमें माइनस चार्ज हो जाता है। कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज हो जाता है। और ये जो जिंक है, ये विलयन में मिलने लगता है, घुलने लगता है, ठीक है। और इस प्रकार से ये जो जिंक है, ये पतला होने लगता है, ठीक है। धीरे धीरे जब एक जिंक धातु विलयन में जब घुलेगा तो धीरे धीरे पतला हो जाएगा, ठीक है। ये धीरे धीरे पतला होने लगेगा। आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। एनोड कैसे हुआ,
और माइनस चार्ज कैसे आया, ऋण आयन कैसे हुआ, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आता है तो बार बार वीडियो को पॉज करके देखते रहो। ठीक, सबसे पहले हम क्या किए, दो पात्र लिए, एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन डाले, दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दिए। यहाँ पर राड किसका लिए, जिंक का लिए, और यहाँ पर किसका लिए, कॉपर का राड लिए, इलेक्ट्रोड का जो काम करेगा। जब जिंक धातुओं को जैसे ही जिंक सल्फेट विलयन में डुबाते हैं, वैसे ही ये जो जिंक है यहाँ पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन दान करके जिंक 2+ बनाना शुरू कर देता है, यहाँ पर घूमना शुरू कर देता है विलयन में, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह जाता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये जो जिंक धातु है ये माइनस चार्ज में हो जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाने के कारण ये माइनस चार्ज हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया होता है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होता है। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होने के कारण जो जिंक धातु है यहाँ पर एनोड कहलाता है। अब आपको लोग समझ में आ गया। अब राइट साइड का दूसरा पात्र देखते हैं। यहाँ पर कौन सा विलयन डाले हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन को जैसे ही हम पानी में घोलेंगे 2 भाग में टूट जाएगा, कॉपर 2+ और सल्फेट 2+। ये ठीक है, कॉपर 2+ और सल्फेट 2- में, सल्फेट 2- में आयन में चेंज हो जाएगा, एक धन आयन और एक ऋण आयन। जब कॉपर रॉड को यहां पर देखते हैं, जैसे ही यहां पर कॉपर रॉड को हम डुबाते हैं, ठीक है, यहां पर कौन सा अभिक्रिया होता है, रिडक्शन अपचयन अभिक्रिया होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है। यहाँ पर एक चीज देखते हैं हम लोग, कॉपर का जो रॉड है, यानी कॉपर का जो रॉड है, ये जो कॉपर 2+ है, इसकी ओर आकर्षित यानी अट्रैक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, आकर्षित होता है। कॉपर 2+ है, वो कॉपर का जो रॉड है, इलेक्ट्रोड है, उसकी ओर आकर्षित होने लगता है और रॉड से इलेक्ट्रॉन की मांग करता है। ये कॉपर 2+ इस रॉड की ओर आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है और रॉड से इलेक्ट्रॉन मांग करता है। 2 इलेक्ट्रॉन मांग करता है और कॉपर परमाणु यानी धातु बन जाता है। कॉपर परमाणु यानी धातु बन जाता है और रॉड के ऊपर परत दर परत जमने लगता है। कौन, ये अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है और ये जमने लगता है, इधर इस टाइप का जमने लगता है। कौन, कॉपर 2+ अट्रैक्ट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन मांगता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन मांगने के बाद तो प्लस चार्ज में रहता है, धन आयन में रहता है। ये क्या होता है, कॉपर परमाणु में यानी धातु में बदल जाता है। कैसे होता है, इसका रिएक्शन देखते हैं। यहां पर कॉपर 2+ ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यहां से कॉपर का इलेक्ट्रोड से, रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया होता है, अपचयन अभिक्रिया होता है और कॉपर परमाणु या धातु में बदल जाता है। यहाँ पर Cu कॉपर इस सॉलिड अवस्था में चेंज हो जाएगा और यहाँ कौन सा अभिक्रिया होगा, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स अपचयन। रिडक्शन मीन्स क्या होता है, अपचयन। ठीक है, ये कॉपर 2+ इस कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है और 2 इलेक्ट्रॉन मांग करता है और 2 इलेक्ट्रॉन मांग करके यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और कॉपर परमाणु यानी धातु बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, धातु बन जाता है और रॉड के ऊपर परत दर परत जमने लगता है। इधर क्या होता है, रॉड, इधर जिंक का रॉड पतला होने लगता है, इधर कॉपर का रॉड क्या होता है, मोटा होने लगता है, परत दर परत जमने लगता है। ठीक है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो होता है
2 से इसमें हो गया 0 हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो गया। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था, कॉपर 2+ था, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और 2 से इधर कितना हो गया 0 हो गया, धातु बन गया, 0 हो गया, 0 हो गया। अतः यहाँ कौन सा अभिक्रिया हुआ? रिडक्शन, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन देता है वह धनात्मक हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देता है वह क्या हो जाता है? धनात्मक हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या हुआ? Zn क्या किया? विलयन में घुलने लगा, Zn2+ हो गया। ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन रह गया क्योंकि यहाँ का जो जिंक धातु है Zn है, ये इसमें घुलने लगा, यहाँ पतला होने लगा। जबकि यहाँ क्या है? कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अट्रैक्ट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन मांगता है इसके साथ, इससे कॉपर इलेक्ट्रोड से। ठीक है, और यहाँ परत और परत मोटा होने लगता है, जमने लगता है। और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाता है। यहाँ पर 2 था, यहाँ पर कितना हो गया? 0 हो गया। कितना हो गया? यहाँ 0 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ कौन सा अभिक्रिया हुआ? अपचयन अभिक्रिया, यानी रिडक्शन अभिक्रिया। और इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए यहाँ पर धन आवेश हो गया, यानी कैथोड में धन आवेश। हमेशा याद रखना है कि रिडक्शन अभिक्रिया कैथोड मीन्स प्लस आयन। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया एनोड मीन्स माइनस आयन। आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि इसे किसी वोल्ट मीटर से हम जोड़ देते हैं, अब हम इसको क्या करेंगे? इसी वोल्ट मीटर से जोड़ देंगे और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, वो भी कुछ समय के लिए होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इसको हम वोल्ट मीटर से जोड़ते हैं। इधर से ऐसे निकालेंगे वायर और यहाँ वोल्ट मीटर से जोड़ देंगे। वोल्ट मीटर इधर से जो बहुत ज़्यादा काफ़ी मात्रा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जिंक धातु से इधर से होके यहाँ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू हो जाता है। ये देखो, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? प्रवाह शुरू होगा और ये इसके द्वारा इधर आएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इधर से बाएं से दाएं इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू हो जाएगा, यानी अभी कुछ देर के लिए होगा। अब यहाँ पर देखते हैं सल्फेट 2- -2 जो होता है आयन की संख्या भी बढ़ जाता है। ठीक है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेगा और इधर इस विलयन में जाएगा, यहाँ पर कैथोड यानी कि कॉपर धातु से, तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से सल्फेट 2- आयन है, यहाँ पर क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा और Zn2+ की संख्या यहाँ पर बढ़ गया। जिंक धातु से Zn2+ की संख्या यहाँ बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा तो सल्फेट 2- की संख्या यहाँ बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर विलयन जो है पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ का विलयन क्या हो जाएगा? यहाँ का विलयन पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ जो है ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, ये कॉपर तो इससे अट्रैक्ट हो जाएगा और परत इसमें जमने लगेगा। यहाँ पर सल्फेट 2- बचा है, यहाँ इसकी वृद्धि होगी, नेगेटिव की वृद्धि होगी और इधर Zn धातु से जिंक 2+ आयन इसमें वृद्धि होगा विलयन में, इसका Zn2+ का। तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा विलयन और यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो आयन के भी जब इधर पॉजिटिव बढ़ेगा और इधर नेगेटिव बढ़ेगा तो आयन को भी बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, धन आयन और ऋण आयन को भी हमको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ ये भी बराबर होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे? उसके बीचों बीच में एक लवण सेतु लगा देते हैं।
क्या लगा देते हैं, लवण सेतु, जिसको साल्ट ब्रिज कहते हैं, यहाँ पर लगा देंगे बीचों बीच। ये होगा आपका लवण सेतु, ये लगा दिए। इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज, लवण सेतु। ठीक है। इसमें जो लवण सेतु होता है उल्टा यू आकार का होता है। इसमें अगर प्लस KCl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, इसको तीनों को मिक्स करके एक जेल की तरह बना दिया जाता है और इसमें भर देते हैं। ठीक है। इधर से इलेक्ट्रॉन प्रवाह करता है और इधर से नेगेटिव आयन इधर से प्रवाह करता है, इधर माइनस आयन। ये सल्फेट से इधर से ऐसे जाएगा, सल्फेट आयन जो है इधर से स्टेज पर जाएगा और इधर आएगा। ठीक है। जिंक सल्फेट विलयन में यहाँ शामिल होते जाएगा, मिलते जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का बैलेंस बना रहेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन और इधर से नेगेटिव आयन। ठीक है। तो जो इसको बराबर करने के लिए क्या जोड़ दिया जाता है, लवण सेतु, ब्रिज बना दिया जाता है, साल्ट ब्रिज। ठीक है। जो साल्ट ब्रिज होता है, इसका जो काम होता है, साल्ट ब्रिज के द्वारा सेल के दोनों विलयनों के मध्य विद्युतीय संपर्क होता है, यह विद्युत परिपथ पूर्ण होता है। किसके द्वारा, लवण सेतु के द्वारा। पहला काम इसका। और लवण सेतु के कारण दोनों विलयन आपस में नहीं मिलते। इस लवण सेतु के कारण दोनों विलयन आपस में नहीं मिलते हैं। ठीक है। और ये दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। ठीक है। ये जो जिंक सल्फेट विलयन और कॉपर सल्फेट विलयन की विद्युत उदासीनता को कौन बनाए रखता है, लवण सेतु। पहला नंबर कार्य क्या है, विद्युत परिपथ पूर्ण करना। दूसरा नंबर, लवण सेतु के कारण दोनों विलयन आपस में नहीं मिलते। ठीक है। तीसरा नंबर कार्य इसका जो है, विद्युत उदासीनता को, दोनों विलयन का विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। इस प्रकार से 3 कार्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लवण सेतु क्या है, लवण सेतु के 2 कार्य लिखिए या 3 कार्य लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है। 11th में भी इंपॉर्टेंट है, 12th में भी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इस प्रकार से आज का जो गैल्वेनिक सेल था, गैल्वेनिक सेल का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है। इसमें इस सेल में, गैल्वेनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया किस प्रकार से होता है और इसको चित्र के द्वारा हम समझे। चित्र बनाना कठिन नहीं है, आप लोग को इसकी क्रियाविधि को भी मैं अच्छी तरह से बता दिया हूँ। आप लोग एक बार इसमें समझ नहीं आया तो बार बार वीडियो पॉज करके देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है। इधर पतला कैसे होता है, इधर मोटा क्यों होता है, इधर कैथोड कैसे हुआ, प्लस आयन कैसे हुआ, इधर एनोड हुआ, कैसे माइनस आयन हुआ। ठीक है। इधर कौन सा अभिक्रिया होता है, इधर कौन सा अभिक्रिया होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन दान करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में कमी। इधर कैथोड और इधर धन आयन, इधर एनोड, ऋण आयन। ठीक है। तो इस प्रकार से आज का वीडियो लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूँ।